हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा 2021 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। इससे पहले 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज 51 से स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। 51 से स्टार्ट करेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है, तो राइट कौन सा है इसमें ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं, ये इसमें जो है कथन सत्य हो जाएगा। बाकी अधिकार प्रदान करने का सामाजिक हित से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अधिकार जो है सामाजिक हित से कोई संबंध नहीं है कह रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि संबंध जो है अधिकारों का सामाजिक हित से संबंध होता है। और अगले उसमें देखिए, अगला देखिए, अधिकार स्वार्थी दावे होते हैं, ये स्वार्थी दावे नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये भी जो है कथन असत्य हो जाएगा। और अधिकारों का स्वरूप जो है समाज विरोधी हो सकता है, ये भी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अधिकारों का जो स्वरूप जो होता है समाज विरोधी हो सकता है, यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन राइट कैन हैव एंटी सोशल कैरेक्टर बोल रहा है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसमें बी इसमें राइट हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानों में अपील करने से या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, यह किसने कहा है? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जो उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे। तो उनका मानना था कि भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानों में अपील करने से या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वे आंदोलन या फिर अग्रेसिवनेस को प्रमुखता देते थे। भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानों में अपील करने या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित मजदूर संघों या लेबर यूनियनों को उनके क्रम गठन के वर्ष के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। अवरोही का मतलब बड़े से छोटे की ओर व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। इसकी बात करेंगे। सबसे पहले भारतीय मजदूर संघ 1955 हो जाएगा। इंटेक की बात करें 1947 हो जाएगा। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 हो जाएगा। और बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन 1884 हो जाएगा। आप इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन का देख सकते हैं। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने की सतत एवं बेचैन इच्छा है, जिसका अंत मृत्यु के साथ ही होता है? तो ये कहा गया था हॉब्स के द्वारा। ठीक है, क्योंकि हॉब्स जिस टाइम वहाँ पे हॉब्स का जन्म हुआ था, तो वहाँ का जो है शासन था बड़ा क्रूर शासन था। इसी शासन से मद्देनजर वो अपने विचारधारा को रखते हैं। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था सत्य ही सत्य है की धारणा पर आधारित थी, और इसके अंतर्गत व्यक्ति जो कुछ भी दे सके और जितनी देर आपने अपने पास रख सकने में समर्थ हो, वह उतने समय के लिए उसका हो जाता है। हॉब्स का कथन है कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने तथा सतत व बेचैन इच्छा है, जिसका अंत जो है मृत्यु के साथ ही होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। कुछ बुक्स दे गए हैं और उनके रचनाकारों से संबंधित क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। फतवा ए जहादारी जियाउद्दीन वर्नी की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है इनके द्वारा, जियाउद्दीन वर्नी के द्वारा, फतवा ए जहादारी। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस जो है B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था। इंडिया इंडिपेंडेंट M.N. रॉय के द्वारा लिखा गया था। द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स जो है चार्ल्स बेटलेहाइम के द्वारा लिखा गया था। आप इन बुक्स को एक बार नहीं 2-3 बार देखिएगा, तभी बुक्स आपको याद होंगी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रारंभिक उदारवाद को C.V. मैकफर्सन किस प्रकार अभिलक्षित किया है? तो प्रारंभिक उदारवाद को C.V. मैकफर्सन ने किस प्रकार अभिलक्षित किया है पूछ रहा है। तो C.V. मैकफर्सन जो है, जो उदारवाद को सत्य उदारवाद के रूप में रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है पॉजिटिव लिबरलिज्म की बात करते हैं, तो यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। C.V. मैकफर्सन के अनुसार प्रारंभिक उदारवादी चिंतन एक अव्यक्त धारणा पर आधारित रहा है और यह धारणा आज भी उसके साथ जुड़ी है। इस धारणा को मैकफर्सन ने स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद की संज्ञा दी है। इसमें यह विचार निहित है कि व्यक्ति वस्तु अपने शरीर और क्षमताओं का स्वामी है और इनके लिए वह समाज का ऋणी बिल्कुल नहीं है, अतः इनकी सहायता से व्यक्ति जो अर्जित करता है वह उसकी अपनी संपत्ति बन जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन तुलनात्मक राजनीति में कार्ल डब्ल्यू के संचार दृष्टिकोण से संबंधित है? तो कार्ल ड्यूस के द्वारा जो संचार से संबंधित जो फैक्ट दिए गए हैं उनसे कौन संबंधित है पूछ रहा है। तो 57 की बात करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और बी इसमें राइट हो जाएंगे। राजनीतिक व्यवस्था सूचना के आधार पर काम करने वाली मशीन के समान है, ये कार्ल ड्यूस के द्वारा कहा गया था कम्युनिकेशन में, कि राजनीतिक जो व्यवस्था है वो सूचना के आधार पर
काम करने वाली मशीन के समान है और उनके सिद्धांतों में गतिशीलता, डायनामिक कह सकते हैं, के लिए साम्य के स्थान पर समस्थिति का प्रयोग होता है, ये भी राइट हो जाएगा। और संरचना और प्रकार्यवाद पर बल दिया जाता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, प्रकार्यवाद की बात उनके द्वारा नहीं की गई थी, ये ऑलमंड और पावल के द्वारा प्रकार्यवाद की बात की गई थी, उनके द्वारा कम्युनिकेशन की बात की गई थी। और वहीं निर्णय प्रकार्यों को अधिक महत्व दिया गया था, तो निर्णय प्रकार्यों को महत्व जो है हर्बर्ट साइमन के द्वारा दिया गया था, इनके द्वारा नहीं गया था, ये भी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन मजदूरी वृद्धि और अवसंरचना विकास के कार्यक्रम हैं? तो इसमें पूछ रहा है कौन कौन इसमें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ए बी सी तीनों इसमें राइट हो जाएंगे। इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित योजनाएं मजदूरी वृद्धि और संरचना विकास के कार्यक्रम थे। क्रैश स्कीम ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट यानी सघन ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के एकमेव अधिकार हैं? तो लोकसभा के एकमेव अधिकार से संबंधित जो है ए और सी इसमें राइट हो जाएगा, यानी धन विधेयक का प्रस्तुतिकरण, बिल्कुल ये उसका एकाधिकार है। धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए ये उसका एकाधिकार हो जाएगा। और तीसरे की बात सी की बात करेंगे, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, इसलिए मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास जो प्रस्ताव लाया जाता है वो भी लोकसभा में ही लाया जा सकता है, ये उसका एकाधिकार है, इसलिए ए और सी इसमें राइट हो जाएंगे। आपातकाल घोषणा की पुष्टि करना, ये दोनों सदनों के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, इसमें लोकसभा का एकाधिकार नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव भी दोनों सदनों के द्वारा पूर्ण बहुमत से स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना पड़ता है, इसलिए ये भी जो है रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसे देख सकते हैं अच्छे से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सामाजिक सक्रिय समूह सोशल एक्शन ग्रुप का अभिलक्षण नहीं है, कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन सा नहीं है? ए नहीं है। वे गैर स्वायत्त शासित समूह हैं जो सरकार के समर्थन पर आश्रित हैं, तो ये अभिलक्षण इसका नहीं होगा। वे गैर संस्थानिक संगठन हैं, ये राइट हो जाएगा। वे गैर व्यावसायिक संरचनाएं हैं, ये भी राइट हो जाएगा। वे पक्षपाती समूह, ये भी राइट हो जाएगा। गैर स्वायत्त शासित समूह हैं जो सरकार के समर्थन पर आश्रित हैं, सरकार के समर्थन पर आश्रित नहीं रहते हैं ये लोग। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसमें रॉन्ग हो जाएगा। ये देख सकते हैं, सामाजिक सक्रिय समूह एक अनौपचारिक संगठन होता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी के साथ साथ भौतिक प्राणी भी है, उनकी अनंत आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह अपने प्रयासों से नहीं कर सकता है, कारण उसके पास सीमित संसाधन और शक्ति है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब व्यक्ति साथ साथ प्रयास करते हैं तो वे समूह का निर्माण करते हैं। ये समूह एक दूसरे के साझा हितों के साथ अनौपचारिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। ये समूह सरकार के समर्थन पर आश्रित नहीं होते हैं। देखिए, जो बताया गया था वही एक्सप्लेनेशन किया गया है। वही अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय विदेश नीति में इंदिरा सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। केवल सी और डी इसमें राइट हो जाएंगे। और सी और डी राइट क्यों होंगे, इसे देख लेते हैं। इसमें भारत की सुरक्षा दक्षिण एशिया के समकक्ष प्रदर्शित की गई है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन अगला है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में किसी भी हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा में खतरा समझा जाएगा, ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात इसी में अगला है, इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक शक्ति बनाना। ठीक है, तो भारत का इसका जो उद्देश्य, इंदिरा सिद्धांत का उद्देश्य भारत को वैश्विक शक्ति यानी कि ग्लोबल पावर बनाना नहीं था, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। यह पड़ोसी देशों के साथ सहयोग विकसित करने की नीति थी, यह पड़ोसी देशों के साथ सहयोग करने की विकसित भी नहीं थी। ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी और वी नरसिम्हा राव के द्वारा दी गई थी। इसलिए इंदिरा सिद्धांत में ये दोनों बातें कही गई थी, ये दोनों राइट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं, इंदिरा सिद्धांत इंदिरा गांधी द्वारा लिखित नीतियों का एक समूह है। यह सिद्धांत दक्षिण एशिया के भीतर बाहरी देशों के प्रभाव को कम करने पर केंद्रित है। इसमें भारत की सुरक्षा दक्षिण एशिया के समकक्ष प्रदर्शित की गई है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में किसी भी हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा में खतरा समझा जाएगा। इस सिद्धांत ने 1970 और 1980 के दशक में दक्षिण एशिया के लिए भारत के दृष्टिकोण को निर्धारित किया है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की विदेश नीति के नियम में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ठीक है, विदेश नीति के संबंध में कौन से राइट है पूछ रहा है, तो इसको देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी केवल ए और सी इसमें राइट है। पहला देख लेते हैं, भारत ने वर्ष 2015 में बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता LBA पर हस्ताक्षर किए थे, बिल्कुल किए थे 2015 में, जो भूमि डिस्ट्रीब्यूट का मामला था। ठीक है, लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, ये राइट हो जाएगा। भारत ने वर्ष 2017 में श्रीलंका में
हम्बनटोटा बंदरगाह के निर्माण पर सहमति व्यक्त की है, ये रॉन्ग हो जाएगा। 2017 में इसमें सहमति नहीं हुई है। और सी की बात करेंगे, वो भारत ने वर्ष 2011 में अफगानिस्तान के साथ रणनीतिक भागीदारी समझौते SPA पर हस्ताक्षर किए थे। बिल्कुल, ये 2011 में भारत और अफगानिस्तान के जो समझौते हुए थे, रणनीतिक समझौते हुए थे, ये भी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की बात, अगला इसी में संबंधित है, मालदीव के अब्दुल्ला यामीन के शासनकाल में भारत के साथ मैत्री संबंध थे। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। मालदीव के अब्दुल्ला यामीन के समय में जो है भारत के साथ जो मैत्री संबंध नहीं थे इसमें। आप इसे देख सकते हैं, भारत ने बांग्लादेश के साथ वर्ष 2015 में भूमि करार लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट LBA पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत 111 सीमावर्ती इनक्लेव बांग्लादेश को मिले, जबकि बदले में 51 इनक्लेव जो है भारत का हिस्सा बने थे। भारत ने वर्ष 2011 में अफगानिस्तान के साथ रणनीतिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। जो 2015 में भारत और बांग्लादेश का जो समझौता हुआ था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो होता है LBA, इसमें जो है जो भूमि डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित था। ठीक है, जो क्षेत्र पाकिस्तान बांग्लादेश के पास थे उनको हमने लिया, और जो बांग्लादेश के जो क्षेत्र हमारे पास थे उनको बांग्लादेश को वापस किया गया था। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए निम्नलिखित समझौतों को उनके प्रकटन के क्रम में व्यवस्थित करने की बात करा। इसे देख लेते हैं। सबसे पहले मास्को टेस्ट बैंड ट्रीटी 1963 हो जाएगा। ताशकंद समझौता 1966 हो जाएगा। भारत रूस मैत्री संधि जो है 1971 में, जब बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से। और भूमि सीमा समझौता 2015 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की प्रवासी नागरिकता OIC योजना के अंतर्गत भारत के प्रवासी जनसमूह को निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं किया जाता है? तो क्या नहीं किया जाता, इसका आंसर हो जाएगा B। इसे देख लेते हैं। B में नागरिकों के रूप में राजनीतिक अधिकार। ठीक है, नागरिकों के रूप में राजनीतिक अधिकार उनको समूह को उनके से क्या प्रदान नहीं किया जाता पूछ रहा है। तो नागरिकों के रूप में राजनीतिक अधिकार जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो प्रदान नहीं किए जाते हैं। शैक्षणिक अधिकार प्रदान किए जा सकते हैं, आर्थिक क्रियाओं का अधिकार भी, और जीवन पर्यंत वीजा की प्राप्ति भी की जा सकती है। लेकिन जो है वो पॉलिटिकल राइट्स जो है वो प्राप्त नहीं किए जा सकते OCI वाले व्यक्तियों को। आप इसे देख सकते हैं। लेकिन 4 प्रकार के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चुनाव लड़ सकते हैं, वोट नहीं डाल सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, वोट नहीं डाल सकते, सरकारी नौकरी या संवैधानिक पद पर नहीं हो सकते, और खेती वाली जमीन नहीं खरीद सकते। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। इसे देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, सॉल्ट फर्स्ट जो ट्रीटी हुई थी 1972 में हुई थी, और सॉल्ट सेकेंड 1979 में हुई थी। और स्टार्ट फर्स्ट की बात करेंगे, स्टार्ट फर्स्ट जो ट्रीटी हुई थी 1990 में, और INF स्टार्ट सेकेंड की बात करें 93 में, और INF ट्रीटी जो होती 1987 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये भी जो है सरकार के स्वरूप और अनिवार्य विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार का संबंध जो है सामूहिक उत्तरदायित्व से हो जाएगा। अध्यक्षात्मक सरकार का संबंध शक्तियों का वियोजन से हो जाएगा। संघात्मक सरकार का संबंध शक्तियों का विभाजन से हो जाएगा। एकात्मक सरकार का संबंध शक्तियों का केंद्रीकरण से हो जाएगा। हन्ना अरेंट की रचनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। तो हन्ना अरेंट देख लेते हैं। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ द टोटलिटेरियनिज्म 1951 में, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक सबसे पहले इनके द्वारा ये लिखी गई थी। द ओरिजिन ऑफ द टोटलिटेरियनिज्म जो है 1951 में लिखी गई थी। तो ह्यूमन कंडीशन की बात करेंगे 1958 में, उसके बाद 1958 में लिखी गई थी। ऑन रिवोल्यूशन 1963 में हन्ना अरेंट के द्वारा लिखी गई थी, और अंतिम बुक इनकी ऑन वायलेंस जो है 1969 में लिखी गई थी। जो पहली बुक है इनका द ओरिजिन ऑफ द टोटलिटेरियनिज्म 1951 में हन्ना अरेंट के द्वारा लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में शासनकाल सिद्धांत यानी रिजिम थ्योरी के संबंध में उनसे कौन सही है पूछ रहा है। तो इसे देख लेते हैं। तो इसका आंसर B हो जाएगा, यानी A और D इसमें राइट हो जाएंगे। यह अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में नियम शामिल व्यवहार की विद्यमानता के लिए प्रयास है, और क्या हो जाएगा, उन्हें सिद्धांतों, मानकों, नियमों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं द्वारा परिभाषित किया गया है। प्रमुख C वाला जो है प्रमुख शक्तियां इस प्रणाली के माध्यम से द्वंद्वों का समाधान करती हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रमुख शक्तियों प्रणाली के माध्यम से द्वंद्वों का समाधान नहीं करती हैं। ठीक है, और वे सामूहिक सुरक्षा प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिए हैं। ये इनका लक्ष्य जो है सामूहिक सुरक्षा प्रणाली प्रतिस्थापित करना नहीं है अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में। ठीक है, ये जो है अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में इसमें ये दोनों B और C इसमें शामिल नहीं है। A और D इसमें राइट हो जाएंगे। आप इसे देख सकते हैं। शासनकाल
सिद्धांत रिजीम थ्योरी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत के भीतर एक दृष्टिकोण है, राजनीति विज्ञान का एक उप अनुशासन जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अराजकता को कम करने और विभिन्न सामूहिक कार्यवाही समस्याओं पर काबू पाने में शासन की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करके राज्यों के बीच सहयोग की घटना की व्याख्या करना चाहता है। इसे सिद्धांतों, मानकों, नियमों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं द्वारा परिभाषित किया गया है। वही अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वित्त आयोग के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही नहीं है पूछ रहा है। तो वित्त आयोग से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी बी और सी इसमें जो है राइट हो जाएंगे। सॉरी, सही नहीं है, बी और सी इसमें रॉन्ग हो जाएंगे। और क्यों रॉन्ग होंगे इसको देख लेते हैं। वित्त आयोग अध्यक्ष और 2 सदस्यों का बना होता है, ये देखिए, ठीक है, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। और वित्त आयोग अपनी सिफारिशें जो है संसद यानी लोकसभा में प्रस्तुत करता है, ठीक है। वित्त आयोग संसद को नहीं देता है, वित्त आयोग जो है राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति संसद में प्रस्तुत करता है, ये भी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए बी और सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, वहाँ पे 2 दिए हैं, एक अध्यक्ष जो है के साथ 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें जो है राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। ये देखिए, वहाँ पे पार्लियामेंट यानी संसद दिया है जो इसे संसद के दोनों सदनों में रखवाता है। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्माण करने का अधिकार भी दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वैश्विक प्रणाली सिद्धांत के संबंध में निम्न में से क्या सही है। तो 70 क्वेश्चन की बात करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और बी राइट हो जाएंगे। आप इसे देख सकते हैं, विश्व व्यवस्था सिद्धांत जो दिया था, ठीक है, पहला यह मार्क्स के धन संचय के विचार के से प्रभावित है और धन संचय के आधार पर विश्व केंद्र परिधि और अर्ध परिधि के बीच बटा है। बिल्कुल, धन संचय के आधार पर ही विश्व जो है केंद्र परिधि और अर्ध परिधि के बीच बटा हुआ है। जो परिधि जो है डेवलप्ड कंट्री जो है परिधि में आते हैं और नॉन डेवलप्ड कंट्री जो है अर्ध परिधि के बीच आते हैं, इसीलिए इनको 2 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं, विश्व व्यवस्था सिद्धांत मार्क्स के धन संचय के विचार से प्रभावित है। धन संचय के आधार पर विश्व केंद्र परिधि और अर्ध परिधि के बीच बटा है। तीनों का संबंध शोषणकारी होता है। कोर के द्वारा परिधि तथा अर्ध परिधि दोनों का शोषण किया जाता है, जबकि अर्ध परिधि के द्वारा परिधि का शोषण होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मैकग्रेगर ने अपने प्रतिष्ठित मूल पाठ में द ह्यूमन साइड ऑफ द एंटरप्राइज में अपने प्रसिद्ध सैद्धांतिक मान्यताएं प्रदान की हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता है। तो 71 की बात करेंगे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ए, बी, सी तीनों राइट हो जाएंगे इसमें। आप देख सकते हैं, मैकग्रेगर ने अपने प्रतिष्ठित मूल पाठ द ह्यूमन साइड ऑफ द एंटरप्राइज में अपनी प्रसिद्ध सैद्धांतिक मान्यताएं प्रदान की हैं। आम मानव जिसकी अपेक्षाकृत कम महत्वाकांक्षा है, निर्देशित होना पसंद करता है और उत्तरदायित्व से दूर रहना चाहता है, उसकी मुख्य चिंता सुरक्षा रहती है। और वहीं आम मानव समुचित स्थितियों में दायित्व न केवल स्वीकार करता है बल्कि उसको प्राप्त करना भी सीखता है। और आम मानव का कार्य उन करने के प्रति न केवल स्वाभाविक विरोध रहता है बल्कि यदि वह उस कार्य से दूर रहने में समर्थ हो तो भी दूर रहना चाहेगा। अगला क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन की बात करेंगे, आंदोलन के विचारधारा संबंधी केंद्रीय विचार को कालक्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ये चारों राइट हो जाएंगे। महिलाओं को मताधिकार देने पर बल दिया गया था, इसमें सामाजिक और आर्थिक समानता पर बल की बात की गई थी, सांस्कृतिक था संदर्भ पर बल देने की बात की, पर्यावरण नारीवाद पर बल दिया गया था। आप देख सकते हैं, नारीवादी आंदोलन के विचारधारा संबंधी केंद्रीय विचारों का जो मूल महत्व था, ठीक है, नारीवादी विचार यही हो सकते हैं, महिलाओं का मताधिकार, सामाजिक और आर्थिक समानता पर बल, संस्कृति पर बल और पर्यावरण तथा नारीवाद यानी इको फेमिनिज्म की बात इनके द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अनुदारवाद के मूल विश्वास हैं। तो अनुदारवाद का संबंध किससे है ये पूछ रहा है, ठीक है, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं इसको। सॉरी, क्वेश्चन कहाँ गया। हाँ, 73 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी ए और बी इसमें राइट हो जाएंगे। परंपरा और अनुदारवाद का संबंध परंपरा और पद पाने की और सत्ता से है, ठीक है, हायरार्की और अथॉरिटी और ट्रेडिशन से माना जाएगा। और सामाजिक डार्विनवाद या सामाजिक उदारवाद ये इस दोनों इसमें नहीं, इससे संबंधित नहीं है। आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अनुदारवादी समाज में विद्यमान परंपराओं, प्रथाओं एवं संस्थाओं को अत्यधिक सम्मान देते हैं।
ठीक है। जो अनुदारवादी होते हैं समाज में विद्यमान परंपराओं यानी रूढ़िवादी जो प्राचीन प्रथा को ये मान्यता देते हैं। अनुदारवाद का संबंध इससे है। इनके अनुसार जिस प्रकार ईश्वर द्वारा प्राकृतिक नियमों के आधार पर इस विश्व का निर्माण किया गया है, ठीक उसी प्रकार इस मानवीय समाज का निर्माण किया गया है। यह पद सोपानिकता और सत्ता में विश्वास करते हैं। एडमंड बर्ग सत्ता में विश्वास करते हैं दिया गया है, यहाँ पे नहीं करते हैं होना चाहिए था, ठीक है। एडमंड बर्ग ने प्राकृतिक कुलीन तंत्र का विचार दिया है। इनके अनुसार शरीर में अंगों के कार्य अलग अलग होते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज में प्रत्येक वर्ग के कार्य अलग अलग होते हैं और समाज में विद्वान इस विषमता का अभिप्राय है कि शासन सत्ता का सम्मान होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस निर्भरता के सिद्धांतकार ने अर्धपरिधि की संकल्पना को जोड़ा है? तो इसका आंसर होगा इमैनुअल वॉलस्टीन के द्वारा अर्धपरिधि यानी सेमी पेरिफेरी को जोड़ा गया था। इमैनुअल वॉलस्टीन मार्क्सवादी विचारक हैं जिन्होंने विश्व व्यवस्था सिद्धांत का विश्लेषण किया था। इन्होंने विश्व व्यवस्था के राज्यों को 3 भागों में विभाजित किया था, कोर जो होता है सेंटर, अर्धपरिधि और परिधि, ये तीनों को इनको 3 भागों में विभाजित इमैनुअल वॉलस्टीन के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं रखता है? तो आधुनिक उदारवाद जो है यह न्यूनतम राज्य में मिनिमल स्टेट की बात आधुनिक उदारवाद में नहीं की गई है। आप देख सकते हैं इसमें आधुनिक उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के साथ उसके संबंध के कार्यक्षेत्र के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण लिए हुए है। आधुनिक समय में उदारवाद व्यक्ति की बजाय समाज के हित को प्राथमिकता देता है। इसी कारण आज राज्य को कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उदारवादी विचारक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, चाहे इसके लिए राज्य को मानव की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कुछ हनन ही क्यों न करना पड़े। इस प्रकार नवीन उदारवाद का दृष्टिकोण राज्य के प्रति सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं। यह न्यूनतम राज्य की अवधारणा पर विश्वास नहीं रखता। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं 76 का। कैथरीन मैकिनन, ठीक है, कैथरीन जो मैकिनन है उनके द्वारा टूवर्ड्स ए फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट लिखी गई थी, नारीवादी विचारक हैं। सुजैन मोलर ओकिंग के द्वारा जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली लिखी गई थी और एस फायरस्टीन के द्वारा द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स लिखी गई थी और वेल हुक के द्वारा फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबॉडी लिखी गई बुक है, बेल हुक के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन चुनावी राजनीति में वाद विवाद के विषय हैं? ठीक है, चुनावी राजनीति में वाद विवाद के विषय कौन कौन से हैं? 77 की बात करेंगे तो इसका A, B, D यानी C इसमें रॉन्ग हो जाएगा, बाकी तीनों राइट हो जाने। इलेक्ट्रॉनिक मतदाता मशीन बिल्कुल वाद विवाद कब से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है आज की डेट में, ठीक है। अभी अरविंद केजरीवाल ने 2014 में कहा भी था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन की जांच करवाई, इसमें वाद विवाद हुआ था। एक राष्ट्र एक चुनाव, और ये भी वाद विवाद का विषय बना हुआ है, ठीक है। इसका C आंसर A, B और D। एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग, ये सही है, ठीक है। इसमें कोई एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग में इसका कोई विवादास्पद विषय नहीं है। और स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के मानक को प्रारंभ करना भी वाद विवाद का विषय बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही है? तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूछ रहा कि कौन सा कथन राइट है, तो इसका आंसर हो जाएगा B यानी A, B, C, D, ये चारों क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। उन्होंने भाषाई आधारित राज्य निर्माण की कल्पना की थी, बिल्कुल की थी उनके द्वारा। वे अस्थिर राष्ट्रवादी और यथार्थवादी दोनों थे, ठीक है। यानी क्रांति में ये जो यथार्थवादी विचारक जो होते हैं वो क्रांति को ही प्रमुखता देते हैं, वो हिंसा की ओर ज़्यादा झुकाव रहता है उनका, अहिंसा की ओर कम झुकाव रहता है। और उन्होंने सामाजिक सुधार व राजनीतिक स्वतंत्रता को वरीयता दी थी और तिलक के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता के और अधिकारों को प्रत्यक्ष कार्रवाई और दबाव से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन की बात तिलक के द्वारा की गई थी, प्रत्यक्ष कार्यवाही, इसलिए चारों ये राइट हो जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली का भारत सदस्य नहीं है? तो इसका सदस्य भारत किसका, न्यूक्लियर सप्लाइज ग्रुप NSG का भारत सदस्य नहीं है। बाकी ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का भारत सदस्य है, MTCR का सदस्य भारत हो चुका है, ठीक है। इसमें जो है MTCR में चाइना को भी मान्यता नहीं मिली और इंडिया को इसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन में भारत को मान्यता मिल चुकी है। और वेसेनार अरेंजमेंट जो है WA, इसमें भी भारत को जो है सदस्यता मिल चुकी है।
भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG का सदस्य नहीं है, हालांकि भारत इस ग्रुप में शामिल होने के लिए लगातार प्रयासरत है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह 48 देशों का एक समूह है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। यह परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की आपूर्ति पर नियंत्रण स्थापित करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन नव दक्षिणपंथी सिद्धांत या न्यू राइट आइडियोलॉजी को मानने वाली विचारधारा या स्कूल है? तो इसका आंसर हो जाएगा 80 की बात करेंगे तो ए, तो यानी ए और बी इसमें राइट हो जाएंगे। कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलियन स्कूल और शिकागो स्कूल जो है ये दक्षिणपंथी सिद्धांत को फॉलो करते हैं। आप इसे देख सकते हैं, नव दक्षिणपंथी विचारधारा, जिसका जन्म जो है 1970 के अंत में थेचरवाद विचारधारा के नाम से इंग्लैंड में उद्भव हुआ था। नव दक्षिणपंथ नव उदारवाद का ही एक रूप है। नव दक्षिणपंथ शब्द सबसे पहले शिकागो विश्वविद्यालय के कुछ वित्तीय समूह के साथ जुड़ा था, जो 3 मुख्य आर्थिक एवं राजनीतिक चिंतकों के लेखों से प्रभावित था। यह विचारधारा ऑस्टिन स्कूल में भी फली फूली है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट जो 1999 में लाया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में लाया गया था और 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी इसी एक्ट के माध्यम से। और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में लाया गया था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट जो है 1988 में लाया गया था। ये डेट आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको 2-3 बार आप रिपीट करेंगे तभी याद हो पाएगा इसको। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। इसका आंसर अब इसमें जो है चारों से एनटी के द्वारा किसी को भी नहीं माना गया, क्योंकि क्रम जो है सही से नहीं है। ठीक है, विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए कह रहा है। कोई भी क्रम जो है सुटेबल नहीं बैठता, इसीलिए कोई भी इसमें राइट नहीं है। आप इसका एक्सप्लेनेशन जो है अच्छे से देख सकते हैं। डाई थॉमस आर के द्वारा अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी लिखी गई थी। एंडरसन के और जेम्स ई के द्वारा पब्लिक पॉलिसी मेकिंग की गई थी। और ड्रोर येहेपांकेल के द्वारा जो है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन्ड बुक लिखी गई थी। और भट्टाचार्य मोहित के द्वारा न्यू होराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2016 में लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्रांतिकारी हिंसा न केवल भेदक होती है बल्कि उपनिवेशी प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करती है। यह कथन किसका है? ये फ्रांज फैनन का है। ठीक है, जो अफ्रीकन विचारक थे जिन्होंने जो है काले और गोरे के बीच भेद को मिटाया था। फ्रांज फैनन का जन्म कैरिबियन खाड़ी के द्वीप मार्टिनिका में हुआ था। फैनन मनोरोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ अश्वेत जाति के क्रांतिकारी दार्शनिक, मानवतावादी, मार्क्सवादी था आलोचनात्मक सिद्धांत के समर्थक थे। फैनन का कहना था क्रांतिकारी हिंसा न केवल भेदक होती है बल्कि उपनिवेशी प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करती है। जहां परंपरागत मार्क्सवादी सर्वहारा को क्रांति का अग्रदूत मानता है, वहीं फ्रांज फैनन जो है किसानों को क्रांति का नेतृत्व प्रदान करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ए.बी. रामास्वामी पेरियार से संबंधित क्वेश्चन है, किनके पक्ष में तर्क दिया था? तो इन्होंने जो है सी इसका आंसर हो जाएगा, मनुष्य की गरिमा की बात की थी इन्होंने, सबसे पहले जो मेन हो जाएगा। ई.बी. रामास्वामी का जन्म मद्रास प्रांत तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी जाति में हुआ था। पेरियार एक सम्मान सूचक शब्द है जिसका तात्पर्य है कि मान्यवर यानी महामान्य या पूज्य व सम्मानित व्यक्ति। पेरियार प्रत्येक मनुष्य की गरिमा पर बल देते हैं। पेरियार मानवीय विवेक, तर्क और सामाजिक समता के समर्थक थे, इसीलिए जन्म आधारित जाति व्यवस्था व छुआछूत के प्रबल विरोधी थे। इसलिए इन्होंने मनुष्य की गरिमा को ही प्रमुखता दी थी। और ई.बी. रामास्वामी पेरियार के द्वारा ही इसी सिलसिले में आत्मसम्मान, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी चलाया गया था इन्हीं के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, कथन देख लेते हैं। शांति और सुरक्षा संबंधी मामलों पर संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्यों सहित 2/3 सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाता है और यूएन सुरक्षा परिषद पर्याप्त रूप में विश्व के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1 सत्य है, परंतु सेकेंड जो है असत्य है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। इसके लिए प्रभावपूर्ण सामूहिक प्रयत्नों द्वारा शांति के संकटों को रोकना और समाप्त करना, आक्रमण की एवं शांति भंग की अन्य चेष्टाओं को दबाना तथा न्याय के अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार शांतिपूर्ण साधनों द्वारा उन अंतर्राष्ट्रीय विवादों तथा स्थितियों को सुलझाना अथवा निपटारा करना जिनसे शांति भंग होने की आशंका हो। इन सभी मामलों में निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ की 5 स्थायी सदस्यों सहित 2/3 सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाता है। और वहीं बात करेंगे, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना है।
यह सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार रखने वाला संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है। यह विश्व के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। गौरतलब है कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का कोई भी देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, चुनाव आयोग से संबंधित क्वेश्चन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 द्वारा प्राप्त चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति कब से लागू हुई थी? तो डेट पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया गया था, संविधान को हमने एक्सेप्ट किया था, उसी दिन से चुनाव आयोग का संबंध माना जाता है। आर्टिकल 324 से भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ प्रावधान संविधान के लागू होते ही स्वतः ही लागू हो गए थे, जो भारत के लोगों ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया था। चुनाव आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्राप्त चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति भी 26 नवंबर 1949 को स्वतः लागू हो गई थी। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से तुलनात्मक पद्धति के लिए पूर्व शर्तें हैं। तो तुलनात्मक पद्धति का संबंध जो है ABC यानी तीनों राइट हो जाएंगे इसमें। डी इसमें सिद्धांत निर्माण जो है, थ्योरी बिल्डिंग की बात नहीं की गई थी, ये जो तुलनात्मक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बाकी इकाई के चयन में एक कारक के रूप में तुलनात्मक खाका, ठीक है, खोज के केंद्र के रूप में तुलनीय अवधारणात्मक मसले की बात की गई थी, और डेफिनेशन ऑफ द फोकस ऑफ इंक्वायरी यानी खोज के केंद्र की परिभाषा भी इनके द्वारा तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से पूर्व शर्तें हैं। ये इसमें ABC राइट हो जाएंगे, डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हम एक प्रकार से इतिहास के अंत के साक्षी रहे हैं, यानी मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु और मानव शासन के अंतिम रूप में पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण है। यह विचार किसका है? तो ये विचार जो दिया गया था फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा दिया गया था। आप इसे देख सकते हैं, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1992 अमेरिका के राजनीतिक वैज्ञानिक फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा रचित पुस्तक है। इस पुस्तक में फुकुयामा ने कहा है कि पश्चिमी उदारवाद लोकतंत्र के उदय के साथ जो शीत युद्ध 1945 से 1991 और सोवियत संघ के विघटन के बाद हुआ था, मानवता न केवल युद्ध के बाद के इतिहास की एक विशेष अवधि के पारित होने तक पहुंच गई है, बल्कि इतिहास का अंत इस प्रकार है, अर्थात मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु और मानव शासन के अंतिम रूप में पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। तो डिसीजन मेकिंग का जो सिद्धांत दिया था वो हर्बर्ट साइमन के द्वारा दिया गया था। इकोलॉजिकल अप्रोच की बात फ्रेडरिक्स के द्वारा की गई थी। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968 में हुआ था, और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात एडवर्ड द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में से सर्वाधिक प्रमुख कौन है? तो शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में सर्वाधिक प्रमुख व्यक्ति का नाम जो है मिल्टन फ्राइडमैन है, यानी डी इसका राइट हो जाएगा। शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नवशास्त्रीय अर्थात आर्थिक विचारों का संकाय है जो शिकागो विश्वविद्यालय से संबंधित है। मिल्टन फ्रीडमैन और जॉर्ज स्टिगलर को शिकागो स्कूल का प्रमुख विद्वान माना जाता है। मिल्टन फ्रीडमैन और जॉर्ज स्टिगलर को शिकागो मैक्रो इकोनॉमिक्स सिद्धांत ने 1970 के दशक के मध्य तक मुद्रावाद के पक्ष में केन्सियनवाद को खारिज कर दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है। आप गद्यांश को अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। हम सीधे क्वेश्चन देखेंगे, मार्क्स के पूर्व किस राजनीतिक चिंतन की रचनाओं में लिंग के प्रति पूर्वाग्रह मिलता है? तो 91 का आंसर हो जाएगा, 90 का क्वेश्चन ए, हीगल। मार्क्स के पूर्व हीगल की रचनाओं में लिंग के प्रति पूर्वाग्रह मिलता है। हीगल महिलाओं को कमतर मानता है। उनका मानना था कि महिलाओं में अपेक्षाकृत कम तार्किक योग्यता होती है और पुरुष महिला में प्राकृतिक अंतर अपरिवर्तनीय है। एंजल्स की पुस्तक ओरिजिन्स का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। द ओरिजिन्स ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट की बात उनके द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कार्ल मार्क्स के अनुसार नारी मुक्त का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? सामान्य मुक्ति के द्वारा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मार्क्सवादी दर्शन में नारी मुक्ति के संबंध में सामान्य समझ क्या है? तो इसमें जो समझ क्या है, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। मार्क्स ने महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण समाजवाद से बाहर नहीं किया है, ये इसमें राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, परिवार के किस प्रकृति द्वारा किया जा सकता है? परिवार में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का निर्धारण परिवार के किस प्रकृति द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर ऐतिहासिक वातावरण यानी हिस्टोरिकल सेटिंग के माध्यम से किया जा सकता है। परिवार में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का निर्धारण जो है परिवार के ऐतिहासिक वातावरण द्वारा किया जा सकता है, भी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, ये भी गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है, आप गद्यांश को अच्छे से रीड कर सकते हैं।
भारत सरकार द्वारा PIO कार्ड जारी किए जाने का विचार किस संगठन ने दिया था? तो किस संगठन ने दिया था? GOPIO संगठन के द्वारा दिया गया था। भारत सरकार द्वारा PIO कार्ड जारी किए जाने का विचार ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन के द्वारा दिया गया था, जिसे GOPIO के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्य क्या है? तो इसका कार्य, ठीक है, भारतीय मूल के विभिन्न लोगों के मुखरीकृत हितों का प्रतिनिधित्व करना इसका प्रमुख कार्य है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 1990 के दशक के अंत में PIO पर महत्वपूर्ण ध्यान क्यों दिया गया? तो इसका आंसर हो जाए डी, क्योंकि पोखरण द्वितीय और अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद 1990 के दशक के अंत में PIO पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर भारतीय मूल के राजनीतिक रूप से सक्रिय लॉबीकर्ता भारतीय सरकार के वस्तुतः प्रवक्ता बन गए, जिसका मुख्य कारण था भारत द्वारा 1998 में पोखरण द्वितीय नाभिकीय परीक्षण तथा अमेरिका द्वारा भारत पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उनके निवारण के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के विदेश नीति निर्माताओं के लिए भारतीय प्रवासी समूह पर हो रही बहस को क्यों प्रमुखता मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत में वैश्वीकरण प्रक्रिया की मजबूरियों के कारण। ठीक है, भारत, क्योंकि इंडिया ने 1991 में LPG को एक्सेप्ट किया था, तो इसी सिलसिले से संबंधित क्वेश्चन है। आप इसे अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आज का अंतिम क्वेश्चन, इंडिया कॉकस का मुख्य कार्य क्या है? तो इंडिया कॉकस का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, US के नीति निर्माण को भारत के पक्ष में प्रभावित करना। ठीक है, टू इन्फ्लुएंस US पॉलिसी मेकिंग टुवर्ड्स इंडिया। जो US की जो वर्तमान नीति निर्माण की नीति है उसको भारत के पक्ष में प्रभावित करना ही इंडिया कॉकस का मुख्य कार्य है, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।